और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मेन डिस्प्यूट जिसकी वजह से यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ के बीच में एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि दो कंट्री ऐसी हैं जिसके अंदर 25 साल में सबसे बड़ी डिस्प्यूट या लड़ाई छिड़ी हुई है। कौन सी है? एक है अजरबैजान, एक है आर्मेनिया। ये दोनों ही यूरोप की कंट्रीज़ हैं और इनके बीच में एक छोटा सा पहाड़ी एरिया है जो है नागोर्नो काराबाख, जिसको ये दोनों कंट्रीज़ क्लेम कर रहे हैं। आर्मेनिया कहता है कि ये एरिया मेरा है, अजरबैजान कहता है कि ये एरिया मेरा है। सिमिलरली सेम सिचुएशन है अपने इंडिया पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर की, तो आप उससे थोड़ा बहुत पैरेलल ले सकते हैं। तो सिर्फ नागोर्नो काराबाख की बात करें अपन, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के अंदर कॉकसस पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर सिचुएटेड रीजन है और ये रीजन इसके अंदर 80% से ज़्यादा आर्मेनियंस हैं। ठीक है, इसलिए ये हमेशा आर्मेनिया के फेवर में रहा है ज़्यादातर। अब आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही आपकी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। अजरबैजान खुद को कहता ज़रूर है, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंस होने के बाद से, यानी 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होने के बाद से, जब से रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान बना है, तब से एक ही परिवार ने ये पूरी कंट्री के ऊपर राज किया है। हालांकि इन्होंने डेमोक्रेटिक बताया उसे, जिसके अंदर स्टार्टिंग की थी हैदर इलाइव ने, जो 2003 तक रहे। उसके बाद में इनके बेटे आ गए इब्राहिम इलाइव, जो अब तक है। और हाल ही में इन्होंने जो संविधान है उसका भी संशोधन कर दिया है कि जो एज लिमिट है प्रेसिडेंट बनने की, वो 18 ईयर्स हो गई है 35 ईयर्स से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है कि अब इब्राहिम के जो बेटे हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे। यानी आप समझ सकते हैं, एक ही परिवार रूल कर रहा है पर ये खुद को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं। उसी तरफ आपका आर्मेनिया है, जो अभी हाल ही में 2018 के अंदर ही इसके अंदर रेवोल्यूशन हुआ था और इसकी टोटल पॉपुलेशन 30 लाख की है। उसमें से करीब 2 लाख लोग सड़क पे आ गए थे, जो इनके डिक्टेटरेट के अगेंस्ट में थे कि भैया आपको ओवरथ्रो करना है। और निखेल पाशनोव करके इनके जो लीडर थे, उनको डेमोक्रेटिक फेयर इलेक्शन के थ्रू उनकी सरकार बनानी है। ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके अंदर बिना गोली चले पूरी की पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो गई, डिक्टेटरशिप ओवरथ्रो हो गई और आर्मेनिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो नॉर्मल कंपैरिजन है वो इतना था। अब नागोर्नो काराबाख की बात कर लेते हैं। ये डिस्प्यूट आज से नहीं चला आ रहा है, ये डिस्प्यूट आपका चला आ रहा है 1920s का। हम एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि वहाँ से चला आ रहा है। हालांकि इसमें इन्वॉल्व ऑटोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, रशियन एम्पायर सभी है, बट अपन 1920s के टाइमलाइन से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 1920s के अंदर ये हुआ कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों रशियन एम्पायर के अधीन में थे। दोनों ने रशियन एम्पायर के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में खुद को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद में एक का नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, एक का नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। उस टाइम पे भी जो ये नागोर्नो काराबाख वाला एरिया था, ये कह रहा था कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तो इसने क्या किया, इसने नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट पैक्ट बनाया। किसके साथ? अजरबैजान एसएसआर के साथ में, यानी अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के साथ में। ठीक है, ये पैक्ट कब बना? 1923 के अंदर पैक्ट बना। और इस पैक्ट के चलते इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं और खुद को नाम दिया रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख का। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख बन गए। लेकिन ना तो आर्मेनिया माना इस चीज को, ना ही अजरबैजान माना। फिर जब यूएसएसआर का गठन हुआ तो वापस से ये पूरा का पूरा एरिया रशिया के अंडर में आ गया या यूएसएसआर के अंडर में आ गया। और उसके बाद से इसके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ क्योंकि यूएसएसआर सारी चीजें रिजॉल्व कर देता था। लेकिन 1990s के अंदर या 1991 टू बी एग्जैक्ट कहें, जब डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, वापस से आर्मेनिया इंडिपेंडेंट हो गया, अजरबैजान इंडिपेंडेंट हो गया और फिर से ये नागोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट चालू हो गया। उसके बाद से ये लोग लड़े जा रहे हैं क्योंकि ये डिस्प्यूट चलना था। इसलिए 1992 के अंदर मिन्स्क ग्रुप का क्रिएशन किया गया। मिन्स्क ग्रुप के अंदर कौन कौन थे? रशिया था, पेरिस था,
या यूँ कहें रशिया था, फ्रांस था और यूएस था। ये 3 कंट्रीज़ ने मिन्स्क ग्रुप बनाया। क्यों बनाया? ये कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड सिक्योरिटी इन यूरोप ये हुई थी, जो अभी किस नाम से जानी जाती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसने बनाया था मिन्स्क ग्रुप, जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसके मेंबर आपका फिनलैंड भी है, स्वीडन भी है, टर्की भी है, बट मेनली ये 3 चेयरपर्सन्स हैं इसके। कौन कौन? रशिया, फ्रांस और अमेरिका। इन्होंने मिन्स्क ग्रुप बनाया। मिन्स्क ग्रुप का काम क्या था? मिन्स्क ग्रुप का काम था कि नागोर्नो काराबाख का जो डिस्प्यूट है उसको पीसफुली किसी तरह रिजॉल्व कर दिया जाए, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया है, क्योंकि बीच बीच में वॉर्स चलती जा रही है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। मई 1994 के अंदर फिर से, अभी मैं 1992 तक आपका ग्रुप क्रिएट हो गया, अब मई 1994 में फिर इनकी लड़ाई चालू हो गई थी और इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। तो फिर से रशिया बीच में आया और इन दोनों के बीच में सीज फायर कराया। अब अभी जो रिसेंटली काम हो रहा है, उसके अंदर ये फिर से लड़ पड़े हैं। ठीक है, ये लड़ाई के अंदर बाकायदा अब बाकी सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही है, जिसके अंदर आप क्लियरली ये स्टेटमेंट न्यूज़ में सुन रहे होंगे क्या, कि टर्की क्लियरली सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, इजराइल सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को, रशिया न्यूट्रल है, वो कह रहा है कि मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा। और अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट था बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर अक्टूबर 23 को कि यूएस बहुत केयरफुली इसके अंदर पीस नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी ये स्ट्रगल चालू है और वॉर एंड नहीं हुआ है और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस टला नहीं है। ये दोनों बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं। एक तरफ कैस्पियन सी आती है, एक तरफ ब्लैक सी आती है और बीच के अंदर कॉकेशस पहाड़ियाँ आती है, जो पहाड़ियाँ सबसे बड़ी चोटी है पूरे यूरोप की। यानी आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ऑयल एंड गैस के हिसाब से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई आपको कहे कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन की लड़ाई है, तो आप इसके अंदर मत जाइएगा, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमने इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ही स्पीडी तरीके से 1920 से लेकर 2020 तक ये नागोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट, इसके बीच में इन्वॉल्व देश और दोनों देश अजरबैजान और अर्मेनिया, इन दोनों की इंफॉर्मेशन दे पाए हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।